Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have some discussion on process costing system, and in process costing system how we will calculate equivalent units. इसके ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की हैं उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट यूनिट्स हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करने का जो डिफरेंट मेथड है वो क्या हो सकते हैं और जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं उसमें हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इसके ऊपर इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे और उस इक्विवेलेंट यूनिट को यूज करके हम लोग पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें प्रोसेस कॉस्टिंग में अल्टीमेटली पर यूनिट कॉस्ट इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड निकालना होती है। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इक्विवेलेंट यूनिट बेसिकली होते क्या है। ब्रीफली मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चले आएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं जी कि ताकि आप लोगों को जो है वो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करने। Okay, so equivalent unit is basically in process costing. प्रोसेस कॉस्टिंग में बेसिकली होता क्या है कि दो तरह के यूनिट्स होते हैं जो कि एक प्रोसेस में हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो दो तरह के यूनिट्स हमारे पास हासिल होते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ, एट एंड ऑफ पीरियड हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम लोग प्रोडक्शन रिपोर्ट कहते हैं। ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो है वो प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता है और प्रोडक्शन रिपोर्ट में वो ये शो करता है कि उसने कितने यूनिट कंप्लीट किए हैं और कितने यूनिट जो है वो उसके पास अभी भी इन प्रोसेस पड़े हुए हैं। इज इट क्लियर जी? तो उसमें हम लोग कंप्लीटेड यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि कितने यूनिट कंप्लीट हो गए हैं और कितने यूनिट जो हैं वो क्या हैं, इन प्रोसेस हैं। क्या है जी? अब ये जो इन प्रोसेस है ये कंप्लीट अभी नहीं हुए हैं, ये इनकम्प्लीट है। इस तरह से कह लें कि ये पार्शली कंप्लीट है, कुछ काम इनके ऊपर हुआ है और कुछ काम होना अभी इनके ऊपर बाकी है। सो ये पार्शली कंप्लीट है। ये जो पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, अब इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये पार्शली कंप्लीटेड यूनिट को हम लोग एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ आ प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम और आ जॉब कॉस्ट सिस्टम, जो कॉस्ट सिस्टम है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? पर यूनिट कॉस्ट निकालना। वी हैव टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड। कि कितने यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं उस कॉस्ट के अंदर, तो हम लोग इससे क्या कर लेते हैं? एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। जॉब कॉस्ट सिस्टम भी यही काम करता है, प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम भी यही काम करता है। अब यहाँ पे जब हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट में कितना मटेरियल लगा, कितने लेबर लगी, कितने एफओएच यूज हुए,
इन सब को हम टोटल कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट कहते हैं। फिर हम असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हमने कहा उसमें कितने यूनिट हमने कंप्लीट किए। अब ये जो कंप्लीटेड यूनिट थे इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इनको तो डिनोमिनेटर में लिख देना है, लेकिन सिर्फ अगर ये लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कुछ कॉस्ट जो है वो इन लोगों ने भी तो यूज की है। जो ये वाले जो यूनिट्स हैं जो कि पार्शली कंप्लीट हुए हैं, जिनके ऊपर कुछ मटेरियल लग गया है, कुछ लेबर लग गई है, कुछ एफओएच लग गए हैं, वो लेबर, वो एफओएच, वो मटेरियल वो इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम टोटल कॉस्ट ऊपर लिख रहे हैं उसके मुताबिक उसी के ही रेलेवेंट नीचे क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर में उनके यूनिट्स भी लिखे जाने चाहिए। तो ये जो कंप्लीटेड यूनिट्स है इनका तो कोई इशू नहीं है, ये तो हम लोग सीधे सीधे लिख लेते हैं। इशू कहाँ पे बनता है, जो पार्शली कंप्लीटेड यूनिट होते हैं। तो जो पार्शली कंप्लीटेड यूनिट होते हैं इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू कंप्लीटेड यूनिट्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट। इसीलिए हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम लोग टोटल इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट लिखते हैं, टोटल इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये वाले जो इन प्रोसेस यूनिट है वो हैं जी 2000 यूनिट, एंड के ऊपर हमने कहा जी 10,000 यूनिट हम लोगों ने प्रोडक्शन में डाले, जिनमें से 8,000 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए और 2,000 यूनिट एंड पे हमारे पास क्या थे, बच गए थे। अब ये जो 2,000 यूनिट हैं हमने ये कहा कि ये 50% कंप्लीट है, हाफ कंप्लीट है। अब हाफ कंप्लीट का मतलब है कि अगर हम लोगों ने जो काम किया है इसका मतलब है कि ये जो 2000 यूनिट है इनके ऊपर हाफ मटेरियल लग चुका हुआ है, मीन आधा मटेरियल लग चुका है। अगर मैं वही मटेरियल एक यूनिट पे लगाऊं और उसको कहूं ये कंप्लीट हो गया साइड पे कर लो, ये कंप्लीट हो गया साइड पे कर लो, तो कितने यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे उस मटेरियल में से, 1000। नहीं समझो बात, क्योंकि हमने ये कहा कि ये 2000 के ऊपर क्या लगा हुआ मटेरियल, हाफ लगा हुआ है, आधा आधा लगा हुआ है। जैसे मैंने वीडियो में एग्जांपल दी है कि अगर आप 2 हाफ ग्लास पानी लें और उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो वो क्या बन जाता है, 1 गिलास पूरा। तो ऐसे ही दो अगर आधे कंप्लीट यूनिट हूं तो उसके ऊपर जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, एक पूरे यूनिट का। इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट यूनिट। इज इट क्लियर? तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना होते हैं। और वो क्यों कैलकुलेट करना होते हैं, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। और पर यूनिट कॉस्ट का जो फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, टोटल यूनिट्स। अब जो ऊपर कॉस्ट में लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं कंप्लीटेड एज वेल एज इनकम्प्लीट यूनिट की, लेकिन डिनोमिनेटर में मैं लिखूं अगर सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट को, जो ये 8,000 हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो इन पे लगी हुई कॉस्ट है वो भी किन को चली जा रही है, इन्हीं 8,000 को। तो ये तो ज्यादती हो गई, ये तो कैलकुलेशन गलत हो गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए, फिर इनको भी क्या करना चाहिए, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट बनाना चाहिए। तो अगर मैं जितने रिसोर्सेज मैंने इन 2000 यूनिट पे लगाए हैं, अगर मैं 1000 पे लगाता तो वो क्या हो जाते, कंप्लीट हो जाते। तो इसका मतलब है कि ये जो 2000 यूनिट है ये इक्वल है किसके, 1000 कंप्लीट यूनिट के। इज इट क्लियर? तो इससे हमें क्या हुआ, एक फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिला कि जब हम लोगों ने टोटल इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट हम निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है इक्विवेलेंट यूनिट्स का, इज इक्वल टू कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस क्या करूंगा इसमें, ठीक है जी, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट ऑफ partially completed।
mean equivalent units of completed units of partially completed. Equivalent units of in completed mean वो partially completed unit कितने completed equivalent unit बनते हैं, ये हम लोग करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं फॉर्मूला को, तो यहां पर क्या लिखूंगा, कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस ये जो इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, इसका फॉर्मूला होगा इनकम्प्लीट यूनिट्स, या इसको इनकम्प्लीट यूनिट ना लिखें, क्या लिखें, इन प्रोसेस यूनिट्स, इन प्रोसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय their stage of completion। क्या लिखेंगे इसको, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा, जैसे हमारी एग्जांपल थी, हमने कहा क्या है, कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे 8000 और प्लस इन प्रोसेस कितने थे 2000। जब महीना आखिरी हुआ, हमने कहा 31 तारीख को हमने चेक किया तो देखा कि 8000 यूनिट में से 10,000 यूनिट में 8000 कंप्लीट हो गए थे, 2000 यूनिट क्या थे, इन प्रोसेस थे। उनको जब हम लोगों ने कंप्लीट यूनिट में कन्वर्ट करना है, और हमने कहा ये कितने परसेंट कंप्लीट थे, इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या थी 50%, तो मैं 50% के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 8000 प्लस 50,000 का 2000 का 50% लूंगा तो क्या आ जाएगा 1000। तो इसका मतलब है कि ये क्या है 9000। मीन इन पूरे यूनिट के ऊपर कितने यूनिट का काम हुआ है 9000 का। अगर हम एक एक यूनिट के ऊपर काम करते और क्या करते उसको आगे भेजते जाते, तो हमने जितने मटेरियल लगाया, जितनी लेबर लगाई, जितने एफओएच लगाए, उसमें कितने यूनिट कंप्लीट हो जाते 9000। कितने यूनिट कंप्लीट हो जाते 9000। तो इसलिए हम लोगों ने जो कॉस्ट लगाई है वो कितने कंप्लीटेड यूनिट की बनती है 9000। इज इट क्लियर जी। सो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन करते हैं, और ये मैंने सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। इक्विवेलेंट यूनिट होते क्या हैं, हम उनको क्यों कैलकुलेट करते हैं, और उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर। और इक्विवेलेंट यूनिट की जरूरत क्यों पेश आती है, ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम ये कहते हैं, अच्छा इनकी जो ये वाली कैलकुलेशन है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको नाम बताया वो क्या है, प्रोडक्शन रिपोर्ट। प्रोडक्शन रिपोर्ट कौन बनाता है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर। वही उसी को ही पता है ना कितने यूनिट आए थे, कितने कंप्लीट हो गए, कितने अभी प्रोसेस में पड़े हुए हैं। तो सीपी में ये सवाल है, है ना। और उसी प्रोडक्शन रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता है। इज इट क्लियर। उसी जो यूनिट्स की रिपोर्ट होती है वो, अच्छा प्रोडक्शन रिपोर्ट में सिर्फ यूनिट्स होते हैं कि कितने यूनिट शुरू में थे, कितने और स्टार्ट किए, कितने आखिर में बच गए, और उनका जो है वो क्या क्या सीक्वेंस, क्या क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ये वो बताता है। और उसी को ही लेके हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट इन ईच डिपार्टमेंट फॉर ईच पीरियड। पीरियड वीक भी हो सकता है, पीरियड मंथ भी हो सकता है, पीरियड जो है वो 15 डेज भी हो सकता है, पीरियड इवन 1 डे भी हो सकता है। क्लियर हो रही बात। तो हर दिन के लिए हमें अगर कॉस्ट बनानी है, हर महीने के लिए अगर हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये अकाउंटेंट, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता है। क्लियर है। अच्छा फिर इसके बाद अगली वाली बात आ जाती है कि हम लोग ये जो एवरेज कॉस्ट है या पर यूनिट कॉस्ट है, चूंकि हम लोगों ने यूनिट कॉस्ट जो होती है ना, यूनिट कॉस्ट जिसको हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच।
तो हर एक यूनिट के लिए, अच्छा एक सिचुएशन ये हो सकती है ये सारों के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक ही हो, सारों के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक ही हो, ठीक है। लेकिन ये भी सिचुएशन हो सकती है कि सारों के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक ना हो, क्या हो, मटेरियल के लिए कुछ और हो, लेबर के लिए कुछ और हो, FOH के लिए कुछ और हो, तो सब के लिए फिर अलग अलग इक्विवेलेंट यूनिट निकलेंगे। जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी तो फिर उनके इक्विवेलेंट यूनिट भी डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगे। समझ आ गई बात की? तो ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन समझने के लिए जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है इसी को अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेशन समझने के लिए मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूं, एक्सरसाइज शेयर करता हूं और फिर हम लोग जो है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे। क्लियर है जी? ओके, अब ये देखें जी, here we have exercise हाँ डिपार्टमेंट मैनेजर सुपरवाइजर भी हो सकता है। मीन जो 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 किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा या डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर होगा वो मैनेजर ही होगा ना उस डिपार्टमेंट का। हाँ 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 हाँ, प्रोडक्शन सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर या डिपार्टमेंट सुपरवाइजर या डिपार्टमेंट मैनेजर एक ही बात होती है। ओके जी, here we have the exercise, that is exercise 5.1 कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक के 15th एडिशन में से ये हम लोगों ने एक्सरसाइज सिलेक्ट की है और इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन जो है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो है वो हम लोग इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर लेके चलेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि इक्विवेलेंट यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसी फॉर्मूला को हम यूज करके कैसे इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं, इस एक्सरसाइज से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ओके जी, पहला है जी यूनिट्स कंप्लीटेड 10,000, इन प्रोसेस है 5,000 और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है हाफ। ठीक है ना जी। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करके क्या करते हैं, अपना एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 5.1 और कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो बेटे फॉर्मूला को मैं, प्रेजेंटेशन है आप जैसे मर्जी कर ले, चाहे आप फॉर्मूला की सूरत में लिख ले जैसे मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है, चाहे आप लोग इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख ले। तो बेहतर यही है कि जब आप लोग कोई भी क्विज कर रहे होंगे या कोई असाइनमेंट करें तो फिर आप लोग क्या करें, इसको एक प्रॉपर तरीके से खूबसूरत, जैसे आप लोग खूबसूरत हैं वैसे ही आप लोग क्या करें, इसको भी एक खूबसूरत लिखने की कोशिश किया करें। क्योंकि जो लोग पाँव से काम करते हैं उनका अंदाजा हो जाता है उन खूबसूरती का भी, ठीक है ना। ओके, ए पार्ट है यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं ये हम लोग लिख लेते हैं जी। यहां पे है जी 10,000 यूनिट्स कंप्लीटेड उन्होंने हमें दिए हुए हैं और इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कौन से वाले, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स। जो इन प्रोसेस यूनिट्स थे उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स, ऐसे ही है ना जी। अब इन प्रोसेस यूनिट्स कितने थे हमारे पास बेटे, वो थे जी 5,000 और कितने कंप्लीट थे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या थी, हाफ। देखो मैंने वही वाला फॉर्मूला लिखा है, इन प्रोसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये एक जर्नल फॉर्मूला, ये याद रख ले, हर जगह पे यही लगना है।
क्लियर है? ओके, अब ये कितना आ गया 2500। तो अब आप इसके टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने बने? टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स बन गए 12,500। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपको करवा रहा हूं जी सी, पार्ट सी देखते हैं जी। पार्ट सी में देखें, उन्होंने कहा कि कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं 8000 और इन प्रोसेस यूनिट्स हैं 1000 यूनिट ऐसे हैं जो कि 1/4 कंप्लीट है और 500 यूनिट ऐसे हैं जो कि 2/5 कंप्लीट है। मीन दो तरह के इन प्रोसेस यूनिट हैं। क्लियर होगी बात? तो ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है, समझ गए हैं? तो अब हम लोग इनकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला प्रेजेंटेशन बिल्कुल वही रहेगी, उसी तरीके से होगी। तो आप क्या करोगे, यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं जी 8000 और इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब देखेंगे इसमें दो तरह के यूनिट्स हैं। कौन कौन से? एक है जी कितने 1000 और वो है 1/4 कंप्लीट। मीन 1000 मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो कितना आगे बेटे ये 250 और उसके बाद कितने हैं जी 500 यूनिट्स और ये कितने हैं 2/5 कंप्लीट 2/5। तो जब आपने 500 को मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 200। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 450 और जब हमने दोनों को प्लस किया तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स is equal to 8450. In this way you can have your calculations of equivalent units. क्लियर है जी? अब इसमें हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट के एक पीरियड में क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स थे विद रिस्पेक्ट टू एवरी कॉस्ट एलिमेंट, मटेरियल भी, लेबर भी और एफओएच भी। चूंकि हमें उन्होंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग नहीं बताया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन को यूज करके क्या कर रहे हैं ये क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को समझते हैं। आप बाकी क्वेश्चन की जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। वी हैव एक्सरसाइज 5.2 कंप्यूटिंग यूनिट इन प्रोसेस, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने मिसिंग फिगर्स निकालना सीखनी है और यूजिंग द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन व्हिच फिगर शुड बी इंसर्टेड इन द ब्लैंक स्पेसेस। जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसमें क्या फिगर आएगी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के एक सेगमेंट की प्रैक्टिस है। उस सेगमेंट को हम कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। क्या कहते हैं? क्वांटिटी स्केड्यूल क्या होता है? जो बेसिकली आपको मैंने शुरू में बताया कि एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो है वो एक प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता है, तो वो बेसिकली क्वांटिटी स्केड्यूल होता है। वो उसमें बताता है कि कितने यूनिट्स शुरू में पड़े हुए थे, कितने यूनिट्स मेरे पास और ऐड हुए, कितने टोटल हो गए, उसमें से मैंने कितने कंप्लीट कर लिए और बाकी मेरे पास कितने यूनिट बचे हुए हैं। ये तमाम डिटेल हम एक फॉर्मेट में एक प्रॉपर तरीके से जब लिखते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। हम यहाँ पे क्वांटिटी स्केड्यूल ही बनाना सीखेंगे। मैं आप लोगों को पहले उसका एक फॉर्मेट का आइडिया दे देता हूं कि क्वांटिटी स्केड्यूल का फॉर्मेट क्या होता है और फिर उसके बाद जो है हम लोग इनकी कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। ओके, ये है जी हमारे पास। अगर मैं क्वांटिटी स्केड्यूल की बात करता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में जो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट सेगमेंट होता है हमारे सवाल का, वो होता है जी क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल है जैसे आपको नाम से ही जाहिर है, इसमें हम लोग क्वांटिटीज लिखते हैं, यूनिट्स की हम लोग जो है एक रिपोर्ट बनाते हैं।
तो याद रखें जी, क्वांटिटी स्केड्यूल जो है ये यूनिट्स में बनता है। और यहां पे आप लोग पहले इसकी क्या लिख लें, डिस्क्रिप्शन लिख लें। डिस्क्रिप्शन है और यूनिट्स हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिखेंगे आप लोग वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, बिगनिंग क्या लिखना है, यूनिट्स, नॉट कॉस्ट। क्या लिखना है, बिगनिंग यूनिट्स। अब इसमें आप ऐड करोगे, प्लस करोगे ट्रांसफर्ड इन। ट्रांसफर्ड इन, कितने यूनिट आपने इस पीरियड में ट्रांसफर किए हैं, बिकॉज दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। जैसे आप हम ये कहते हैं कि जनवरी के महीने में हमें शुरू में कितने थे, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, फर्स्ट जनवरी को कितने यूनिट पड़े थे, ड्यूरिंग द मंथ हम लोगों ने कितने यूनिट क्या किए हैं, इन किए हैं। अब अगर तो पहला डिपार्टमेंट होगा, पहला डिपार्टमेंट होगा, तो वहां पे वर्ड यूज होता है स्टार्टेड। क्या होता है, और अगर सेकंड डिपार्टमेंट होता है तो वो होता है ट्रांसफर्ड इन। क्या होता है, इज इट क्लियर? तो यहां पे मैंने ट्रांसफर्ड इन का मतलब क्या कर दिया, ये हम कॉमन नेम यूज कर सकते हैं टर्म, कि जब स्टार्ट करते हैं तभी भी और जब ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर इन का भी मतलब क्या है कि भाई हम लोगों ने जब ऑर्डर आया तो हमारे पास, या हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो हम लोग इसको दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, स्टार्टेड भी लिख सकते हैं और ट्रांसफर्ड इन भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए, अगर पहला डिपार्टमेंट होगा तो क्या होगा, स्टार्टेड, और अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिपार्टमेंट होगा तो वो क्या होगा, ट्रांसफर्ड इन या रिसीव्ड फ्रॉम प्रायर डिपार्टमेंट। सही है जी। और इससे क्या आ जाएंगे, टोटल यूनिट्स। ठीक है जी। आप इनका जब टोटल यूनिट्स कर लोगे तो आप क्या करते हो, जब हमने कहा जी बिगनिंग थे, इसमें हमने ट्रांसफर्ड इन ऐड किए, बराबर आगे टोटल यूनिट्स की। इज इट क्लियर? इसको डबल लाइन कर देते हैं। अब हम लोगों ने इन को क्या करना है, पूरा करना है। इनमें से कुछ यूनिट क्या हो गए, कंप्लीट। हमने क्या किया, कंप्लीटेड एंड आउट। कंप्लीट कर लिए और क्या कर दिए, बाहर भी भेज दिए। समझ आ रही बात की? दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, कंप्लीटेड एंड इन हैंड। कंप्लीट तो हो गए हैं, लेकिन जब एक आखिरी तारीख आई थी तो हम लोग उस दिन उसको, उससे पहले उसको आगे अगले वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सके, तो महीना खत्म हो गया। हो कंप्लीट गए हैं लेकिन अभी आउट नहीं हुए, अभी हमारे पास ही पड़े हुए हैं। हो सकता है अगली तारीख को, कल 1 जनवरी हो, हम कर दें। फॉलो करें बात को? तो ये भी कैटेगरी है, क्या है कंप्लीटेड ही, लेकिन अभी क्या है, हमारे पास पड़े हैं। इस तरह की भी हो सकते हैं। नंबर 3 हो सकता है इन प्रोसेस। इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ओके। अब इस तरीके से हम ये कहते हैं कि ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये बराबर होंगे टोटल यूनिट्स के। ये टोटल और ये टोटल क्या होना चाहिए, बराबर, इक्वल, हर हाल में इक्वल होगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्या करूंगा कि इसमें से कुछ यूनिट क्या हो सकते हैं, जाया, लॉस भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। समझ गए हैं? तो उनको हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, लॉस्ट, लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। फॉलो करें बात को? तो ये भी हो सकता है। हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो मजीद इसको क्लैरिफाई, सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी? ओके। अब अगर मैं इसी फॉर्मेट को फॉलो करता हूं और मैं क्वेश्चन अपना जो मेरा है नंबर 2, इसको मैं यहाँ पे एक्सरसाइज, यहाँ पे क्या है जी, एक्सरसाइज 5(2), और इसका ऑप्शन सबसे पहला कौन सा है, ए। अगर मैं ए ऑप्शन करता हूं, चले मैं ए ऑप्शन इधर कर लेता हूं, इसके अंदर ही।
सही है। यहाँ पे हम ये देखते हैं जी कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस कितने यूनिट्स थे, ये हमें गिवन है। बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस कितने थे, 600। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन और ट्रांसफर्ड इन कितने हुए, इन कितने हुए, आप इसको कर लो इन, सही है कि नहीं, इन कितने हुए 8000। ओके जी, मैं इन फैक्ट्स को लिख लेता हूं अपने सवाल के अंदर। लेट्स सी, हमने सबसे पहले क्या किया, 600 8000, टोटल कितने हुए 8600। अब मैंने ये पूरे करने हैं, क्लियर है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या जी, कंप्लीटेड एंड आउट कितने हुए, ये भी मुझे गिवन है मेरे क्वेश्चन में। तो देखिए जी कितने कंप्लीट एंड आउट हुए हैं, 8600। यूनिट ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, मीन कंप्लीट हुए तो आगे गए ना, इसलिए ट्रांसफर्ड एंड आउट हो गए। तो ये यहाँ पे चूंकि दोनों कैटेगरीज नहीं दी हुई जो मैंने लिखी हैं, सिर्फ एक दी हुई है, तो जो कि कंप्लीटेड की है, तो मैं यहाँ पे एक भी लिख सकता हूँ कंप्लीटेड, आप दोनों नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स लिख लो। जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ जो है वो हेडिंग वही आप यूज कर लें। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमन यूज करने की कोशिश की है। ओके, कितने हैं जी वो 8600। ओके, और बाकी फिर टोटल कितने होने चाहिए, टोटल 8600। मैंने कहा ये दोनों बराबर होने चाहिए, और मैंने ये कहा कि फिर 8600 ये है तो फिर ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मिसिंग फिगर उन्होंने हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे पास आ गई, क्या आएगी वो ये 0, क्या है ये 0। जब ये 0 यूनिट्स हैं तो इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, समझ के बात को। इस तरीके से हमने ए पार्ट कर लिया। अब हम बी पार्ट की तरफ देख लेते हैं। हम बी पार्ट कर लेते हैं, दिस इज बी। बी में हमने ये कहा कि यूनिट्स कितने थे जी, शुरू में हमारे पास यूनिट्स थे जी, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के तौर पे थे 900, स्टार्टेड इन किए 6500, ट्रांसफर्ड आउट नहीं पता, सही है कि नहीं, ये मालूम करने हैं, लेकिन इन प्रोसेस का पता है। फॉलो कर रहे हो बात को, क्लियर है, समझ गए ना। अच्छा जी, अच्छा अब सॉरी, ये आखिरी वाला जो कॉलम है ये भी मालूम करना है अभी, इक्विवेलेंट यूनिट का। तो हम लोग जो है ए पार्ट के इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगले वाले पेज के ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कर लेता हूं। इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस क्या करोगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस में आखिर में जो बचे हुए यूनिट्स थे उनका क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट। अब मुझे ये बताएं कि ए पार्ट के अंदर मैंने कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे बेटे, 8600, और जो एंडिंग वाले थे वो कितने थे बेटे, 0 मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें मालूम ही नहीं है, जब 0 थे तो ये 0 ही आ गए, तो फिर टोटल यूनिट्स भी कितने आ गए बेटे, टोटल इक्विवेलेंट कितने हो गए 8600 ही आ गए पहले वाले केस में। क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद जो है वो हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड केस में देखें जी, हमारे पास जो उन्होंने दिए हैं, पहले ओपनिंग यूनिट्स बिगिनिंग थे 900, ट्रांसफर्ड इन हुए 6500, टोटल हो गए 7400। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये भी, इसका भी टोटल क्या होना चाहिए 7400। ये याद रखिए, ये दोनों टोटल सेम होने चाहिए। क्लियर है, और इसमें से आप ये कहते हो कि कंप्लीटेड कितने थे वो हमें गिवन नहीं है,
लेकिन ये दिए हुए हैं इन प्रोसेस कितने हैं, तो इन प्रोसेस कितने हैं 400। तो जब आप लोग रिवर्स चलोगे तो क्या करोगे 70 400 में से 400 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी ये वाली फिगर, बिकॉज ये दोनों क्या हो रही हैं आपस में प्लस। तो जब आप रिवर्स चलोगे तो क्या हो जाएगी ये माइनस। क्लियर हो रही बात। तो आप लोग जब 7400 में से 400 माइनस करोगे तो लॉजिकली कितने यूनिट होने चाहिए कंप्लीटेड 7000। यहां पे हम ये अच्छा वो इंफॉर्मेशन है इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। इज इट क्लियर। अब अगर मैं नॉर्मली जब क्वेश्चन ये कराता हूं सीपीआर का तो इक्विवेलेंट यूनिट को इसके साथ ही कैलकुलेट करा देता हूं। ये देखें कैसे, मैं बाद में मिटा दूंगा अगले वाली पेज पे कर दूंगा। यहां पे मैं लिखता हूं इक्विवेलेंट यूनिट्स, मुझे टेबल दोबारा नहीं बनाना पड़ता। अब इक्विवेलेंट यूनिट में मुझे क्या करना है कंप्लीटेड, तो कितने यूनिट कंप्लीटेड हैं 7000। ओके, और फिर मुझे क्या चाहिए इन प्रोसेस, उसके इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट कितने चाहिए मुझे 400 हैं। इसके कितने परसेंट हैं, हमें कितने कंप्लीट दिया हुआ है उन्होंने बताया हुआ है हमें, ये कितना 400 का हाफ कंप्लीटेड। इज इट क्लियर। तो मैं क्या करूंगा 400 मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन, 400 का क्या कर ले लूंगा 1/2, तो क्या आ जाएगा 200। तो इक्विवेलेंट यूनिट फिर मेरे पास कितने आ गए 7200। इज इट क्लियर। तो मुझे ये सारी ये वाली जो है ना साइड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी टेबल को ही क्या कर लेता हूं यूज कर लेता हूं। पहले कॉलम में मैं क्या कर लेता हूं क्वांटिटी स्केड्यूल कर लेता हूं और अगले वाले कॉलम्स में मैं क्या कर लेता हूं इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जब मैं आप लोगों को सीपीआर बनाना सिखाऊंगा तो उसमें आप लोगों को ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। अभी फिलहाल जो है वो आप लॉजिकल क्वेश्चन समझने, लॉजिकल कैलकुलेशन समझने, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसी चीज को हम लोग जब अगले वाले पेज पे ले जाते हैं क्योंकि हमने अगले वाले पार्ट भी इधर करने हैं। तो हम लोग अगर इस बी पार्ट को लेते हैं, हमारे नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन है, तो यहां पे मैं लिखता हूं जी पार्ट बी। पार्ट बी में देखें जी टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड कितने थे 7000। ओके, और ये कितने थे 400 का क्या करना है हाफ, ऐसा ही है ना। तो मैं लिखता हूं 400 का हाफ, तो वो कितना आता है 200। तो ये 200 कैसे आया है 400 का हाफ। क्लियर है। ओके, अब इसका मुताबिक क्या आ गया 7200 की आ गई। अब हम यहां पे आगे लिखेंगे सी पार्ट, सही है। ओके, अब हम लोग जो है वो अपनी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं जी। सी पार्ट में हमने क्या करना है, तो जो बिगनिंग यूनिट्स थे इस सी पार्ट में हमें क्या दिए गए हैं हम देख लेते हैं जी। बिगनिंग यूनिट्स कितने हैं 1500, लेकिन स्टार्टेड इन नहीं दिए गए, समझ के बात को। तो हम लोग देख लेते हैं जी कि इसका बिगनिंग लिखते हैं पहले, कितने हैं जी बिगनिंग 1500। अब ये स्टार्टेड इन नहीं दिए गए और इसका मतलब है कि ये टोटल भी हमें नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे ना। ओके, अब हम कहते हैं जी देखते हैं कंप्लीटेड दिए हुए हैं, ये हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ये एक इक्वेशन है। आप इक्वेशन में से 3 चीजें दी हुई है, चौथी निकल आएगी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अब ये देखें जी इसमें हमें कंप्लीटेड कितने दिए गए हैं 12900। तो ये मैं यहाँ पे कंप्लीटेड वाली जगह पे लिख देता हूं 12900। और मुझे इन प्रोसेस एंडिंग भी दिया गया है, ये भी मैं चेक कर लेता हूं, मुझे कितने दिए गए हैं 1200। और ये जो अगले वाली इंफॉर्मेशन है ये किस लिए है, ये कॉलम कैलकुलेट करने के लिए जो मैं अगले वाले बोर्ड के अगले पेज पे कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 1200, मैं यहां पे लिख लेता हूं जी 1200। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 14100 आ गया। और ये टोटल क्या होना चाहिए इक्वल, ये सेम है ना, यही टोटल है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये दोनों फिगर मेरे पास हैं, तीसरी भी निकल आएगी ना। तो 14000 में से 1500 में माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 12600।
12,000 क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इस तरीके से ये मेरे पास जो है वो कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो मिसिंग फिगर थी वो निकल आई। क्लियर है? ओके, अब इसकी हम इक्विवेलेंट यूनिट ले लेते हैं। अब इक्विवेलेंट यूनिट के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। तो यहाँ पे सी पार्ट में कंप्लीटेड कितने थे बेटे, 12,900। और इन प्रोसेस कितने थे, कितने बेटे, 1200। इसका कितना लेना है, कितने परसेंट थे ये वाले, या क्या रेशो थी इसकी, 1/4। तो मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, 1/4 उसका लेके 1/4। तो ये क्या आ जाएगा, 300। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा कितना जी, 13,200। ये मेरे पास कैलकुलेशन आ गई। ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास हम देख लेते हैं, चले कौन सा क्वेश्चन हम करते हैं, डी पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें बिगिनिंग नहीं दिया हुआ, सही है कि नहीं? ओके, और उसके बाद हम एफ पार्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दोनों सेम है और उसके बाद एफ मुख्तलिफ है। हम लोग जो है वो आगे डी पार्ट कर लेते हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, बिगिनिंग नहीं दिया हुआ। तो डी पार्ट में हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। ये डी पार्ट है, डी पार्ट में बिगिनिंग हमें नहीं मिला, लेकिन हमें स्टार्टेड दिए गए हैं। कितने स्टार्टेड हैं, 7,250। ये हम लोग वहां पे नोट कर लेते हैं जी, 7,250, 7,250, सॉरी 7,250। अब जब चूंकि ये नहीं है तो फिर ये वाली भी फिगर नहीं निकलेगी अभी। अब हम देखते हैं निचले वाली फिगर दी होनी चाहिए। तो ये हमें मालूम होगा कि कितने कंप्लीटेड हैं, 7,200, और कितने इन प्रोसेस हैं, 150। तो इन दोनों फिगर्स को भी हम वहां पे लिख लेते हैं, 7,200 और 150। इनको टोटल किया तो क्या आ गया हमारे पास, 7,350 आ गया। जब हमने ये भी किया तो ये भी 7,350 होना चाहिए। अब 7,350 में से 7,250 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो ये 100 बिगिनिंग इन्वेंटरी आ गया, ये भी मिसिंग फिगर निकल आई। अब हम कर लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग डी पार्ट में जाते हैं। तो हमने कहा जी यहाँ पे कितने कंप्लीट थे, 7,200, और एंडिंग कितनी थी, चले मैं यहां पे कर लेता हूं 100। और 100 का क्या था, सॉरी कितने थे, 150, और इसका कितना था, हाफ कंप्लीटेड। तो 150 का हाफ ले लेंगे। तो यहां पे मैं करता हूं 150 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 150 का हाफ लिया तो कितना आ गया, 75 आ गया। और इसको जब मैंने टोटल किया तो कितना आ गया, 7,275. This is my answer. In this way I can calculate equivalent units. Clear है जी? Okay. अब इसके बाद हम लोग जो है वो आखिरी वाले पार्ट पे चले जाते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम वहां पे पुट कर देते हैं। क्लियर है जी? ओके, अब आप जरा गौर करें जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ओपनिंग यूनिट्स। कितने ओपनिंग यूनिट्स हैं हमें दिए गए, 400। स्टार्टेड इन कितने हैं, 6,200, और 6,200 ही क्या किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ओके जी, ये हम लोग इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करते हैं। हमारे पास एफ है ना जी, ओके। एफ पॉइंट में हमने कहा जी कितने हैं जी, स्टार्ट में 400, 6,200, टोटल कितना आ गया बेटे, 6,600 यूनिट्स आ गए। कंप्लीटेड कितने हैं, 6,200, और टोटल कितने होने चाहिए, 6,600। और 6,600 में से जब आप लोग 6,200 माइनस करोगे तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 400 ही आ गई। शुरू में भी 400 थी, एंड पे भी 400 आ गई। अब ये 400 तो है, ये निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट यूनिट के लिए क्या चाहिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। और अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दी हुई तो फिर हमें इक्विवेलेंट यूनिट मिलने चाहिए। सही है? तो हम ये कहते हैं ये अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो गिवन है इक्विवेलेंट यूनिट गिवन है, लेकिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है।
हमने कहा ये 400 यूनिट्स हैं। याद रखिए जब भी एंडिंग इन्वेंट्री होगी उसके नंबर के साथ दूसरी चीज रिक्वायर्ड है, मस्ट है, वो साथ होनी चाहिए। उसके बगैर प्रोडक्शन रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। जो भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर है वो दो चीजें लिख के भेजता है कि भाई मेरे पास एंड में इतने यूनिट पड़े हैं और वो इतने कंप्लीट हैं, ये उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो याद रखिए जब भी एंडिंग इन्वेंट्री लिखी जाएगी उसके साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन जरूर होगी। अगर नहीं होगी तो आपका सवाल हल नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इक्विवेलेंट यूनिट दे दिए गए हैं और मालूम क्या करना है हमने, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ओके जी, चले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। क्या है जी? कंप्लीटेड यूनिट 60, 200, ओके, और इक्विवेलेंट इन प्रोसेस कितने हैं? वो तो है इन प्रोसेस, लेकिन उसके इक्विवेलेंट कितने हैं ये नहीं पता। ओके, और टोटल इक्विवेलेंट कितने हैं? 60, 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसके इक्विवेलेंट यूनिट निकालूंगा ये कितने हैं? कितने? 100 आ गए। अब ये जो 100 है इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स बराबर होते हैं किसके? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सही है? ओके, अब आप जरा गौर करें जी, हमने कैलकुलेट किया था अपने पिछले सवाल में कि एंड पे कितने यूनिट थे? 400। इसका मतलब है कि ये तो आ गई जी 400 और ये कितना है? 100, और ये क्या है? x मालूम करना है। तो अब इससे निकाल लो, तो x क्या आएगा फिर? 100 डिवाइडेड बाय 400। इक्वेशन को सॉल्व कर लिया ना हमने, कि नहीं? समझ आई? आ गई है? मैंने कहा ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स बराबर होते हैं इन प्रोसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इन प्रोसेस यूनिट्स हैं 400 और उसके इक्विवेलेंट यूनिट हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किए हैं, वो हैं 100। और हमने कहा जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मालूम नहीं है, वो मालूम करने के लिए हमने उसको x रख लिया और x को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/, क्या आ गया? 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो कितना है? फिर वहां पे आंसर क्या आएगा? 400 यूनिट 1/4 कंप्लीटेड। इस जगह के ऊपर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये वाली जो खाली जगह है इसके ऊपर आंसर इस तरीके से लिखना है, 400 आगे 1/4 कंप्लीटेड। क्लियर है? तो हमें यूनिट्स भी मालूम हो गए और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी मालूम हो गई। इस सवाल के अंदर हमें मिसिंग फिगर दी गई थी। गॉट इट जी? होप सो कि आप लोग जो है वो तमाम क्वेश्चन को कर लेंगे। जो हम लोगों ने पार्ट ई छोड़ा है वो आप लोग जो है वो खुद ही इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जो भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें फिगर में बता दी गई है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। सही है कि नहीं? जैसे मैं अगर आपको समराइज करके बताऊं कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस किस तरीके से दी जा सकती है, इन विच फॉर्मेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज गिवन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस किस में दी जा सकती है? नंबर 1, इन रेशो में दी जा सकती है, जैसे हाफ, जैसे 2/3। ये ऐसे नंबर में भी लिखा हो सकता है और इसको ऐसे हाफ भी लिखा हो सकता है, 2/3 भी लिखा हो सकता है, 2/3 ऐसे जैसे नंबर में है, या 2 ऐसे भी लिखा हो सकता है, 2/3। ठीक है ना जी? इसके अलावा 1/4 या 1/4
ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्लियर होगी बात? ओके, दूसरा क्या है, इन परसेंटेज। परसेंटेज में भी दी जा सकती है, जैसे 25%, 50%, 60%, 85% एंड सो ऑन। इस तरीके से इन फॉर्मेट में भी क्या की जा सकती है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको दी जा सकती है। तो ये तो बड़े सिंपल से केस हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, नंबर 3 सिचुएशन, अ डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स। कॉस्ट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है 100%, डायरेक्ट लेबर क्या हो सकती है जी 75%, FOH भी क्या हो सकते हैं जी 75%। उसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली डायरेक्ट लेबर की बेस के ऊपर ही हम FOH भी एलोकेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और FOH जो है वो सेम परसेंटेज के साथ भी हो सकते हैं, इवन डिफरेंट भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे आपको एक नोटिंग पॉइंट बता रहा हूं कि अगर हर कॉस्ट एलिमेंट का स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगा तो आपने सब के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स डिफरेंट निकालने। क्लियर? अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन सबका क्या है, सेम, तो फिर आपको डिफरेंट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आप एक ही दफा इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लें, सब के लिए सेम होंगे। सही है? ये तो बड़े सिंपल केसेस थे कि हम लोगों ने कहा जी हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दी है, परसेंटेज में बता दी या किसी रेशो में बता दी। लेकिन अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज में ना दी हुई हो, स्टेटमेंट की फॉर्म में दी हुई हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने लगा हूं, इफ stage of completion is given in statement में दी हुई हो, और हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल यहां पे बना के देख लेते हैं। सही है? हमने कहा जी बिगनिंग यूनिट्स, हमने कहा जी बिगनिंग यूनिट्स थे हमारे पास 1000, स्टार्टेड यूनिट्स थे, हमने कहा जी कि ये थे 14000, टोटल कितने हो गए 15000। ये हमें इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है, क्या है, और इसके साथ हमें ये दी गई है कंप्लीटेड। हमने कहा जी कि ये 12000 यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। क्लियर हो रही बात? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इन प्रोसेस एंडिंग यूनिट्स, कितने? 3000। बड़ा आसान है, अभी जो हम लोगों ने सवाल किया है उसके मुताबिक ही उसी फॉर्मूला उसी लॉजिक को लगा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो क्या है, इन प्रोसेस एंडिंग कितने हैं, वो चूंकि गिवन नहीं है तो हमने कहा जी जो टोटल है वो दोनों का सेम होना चाहिए। 15000 में से 12000 माइनस करोगे तो बाकी क्या आ जाएगा, 3000। अब ये जो 3000 है इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। क्लियर है? तो हमें सवाल में ये इंफॉर्मेशन है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन, या इस तरह से नहीं तो आप ऐसे लिखें, द एंडिंग इन प्रोसेस यूनिट्स आर 80% कंप्लीट। एंडिंग इन प्रोसेस यूनिट्स आर, इसका मतलब क्या है, ये 3000 यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, 80% कंप्लीट हैं। अच्छा, अब इसमें अगला सवाल है, क्या ये हर कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से 80% है?
अब यही सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है तो हमें पता है जी मटेरियल भी 80% है, लेबर भी 80% है और एफओएच भी 80% है। इज इट क्लियर? समझ आ रही बात की? ओके। अब मैं कहता हूं एक और इस पॉइंट के साथ, अगर तो सिर्फ यही पॉइंट है तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने कहा हर एक पॉइंट हर एक कॉस्ट के लिहाज से क्या है 80%। लेकिन मैं कहता हूं इसके साथ एक और स्टेटमेंट ऐड है, मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। अब ये वाले स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में आ जाए तो इसका मतलब क्या है? क्या 100% यूज है? मटेरियल। मटेरियल क्या है फिर? 100%। मीन जब हमने स्टार्ट किए थे यूनिट तो सब पे क्या कर दिया? मटेरियल लगा दिया। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मटेरियल है, ये जो 3000 यूनिट्स हैं, इनके ऊपर भी मटेरियल क्या है फिर? 100%। फिर इसके ऊपर मटेरियल 80% नहीं है। इज इट क्लियर? इसके ऊपर फिर मटेरियल 80% नहीं है। कितने परसेंट है? 100%। लेकिन बाकी जो दो कॉस्ट है, कन्वर्जन जो कॉस्ट है, जो लेबर और एफओएच की कॉस्ट है, वो कितने परसेंट है? वो 80% है। फॉलो करे बात को? तो एक स्टेटमेंट ने हमें क्या कर दिया है, दो अलग कैलकुलेशन करने के लिए कहा है कि आप लोग लेबर और एफओएच के लिए क्या करो, 80% के साथ कैलकुलेशन करो। स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसकी कितनी है? 80%। और इसके लिए कितनी है? 100%। गॉट इट? मटेरियल के लिए क्या है? 100%। गॉट इट? अच्छा, एक और जो प्रोसेस कॉस्टिंग में एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की हुई है कि हाउ लेबर कॉस्ट इज ट्रीटेड इन प्रोसेस कॉस्टिंग। उसको हम एफओएच के साथ मिला देते हैं। और लॉजिक इसकी ये है कि चूंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो प्रोसेसेस होते हैं वो ज्यादा ऑटोमेटेड होती है, और ऑटोमेटेड प्रोसेसेस की वजह से वहां पे लेबर का इस्तेमाल कम होता है। इसलिए लेबर कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है? बहुत मिनिमल होती है, कम होती है। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट को मर्ज कर देते हैं एफओएच के साथ और उसका नाम रख देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्लियर है? तो अगर आपको सवालों में कन्वर्जन कॉस्ट मिलेगा तो ये कोई अजीब बात नहीं है, दो लेबर और एफओएच का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के कर लिया। क्लियर है जी? इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर लिखा हो कि कन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन यूनिट्स आर 80% कंप्लीट। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है इस लिहाज से अगर मैं ये देखता हूं तो मैं ये कहता हूं जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उसके ऊपर भी सारा मटेरियल लग गया है और एफओएच पे भी लग गया है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट यूनिट निकालूंगा तो यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट यूनिट अगर निकालूंगा तो दो अलग-अलग से फिगर निकालूंगा। किसके लिए? मटेरियल्स के लिए अलग और कन्वर्जन के लिए अलग। अब मटेरियल के लिए जब मैं अलग निकालूंगा तो पहले लिखूंगा कंप्लीटेड यूनिट्स। कितने कंप्लीटेड यूनिट्स? 12,000। और कन्वर्जन के नीचे भी क्या लिख दूंगा? 12,000। क्यों मैंने 12,000 लिखा? भाई ये इस पे मटेरियल सारे का सारा लग चुका, ये तो 100% कंप्लीट हो गए ना। ये तो सब कुछ खा पी के क्या चले गए हैं, फारिग हो गए हैं। क्लियर है? अब आ जाती है बात किनकी, जो अभी यहाँ पे पड़े हैं। अब हमने कहा ये जो 3000 यूनिट हैं ये मटेरियल के लिहाज से इनकी सिचुएशन डिफरेंट है और कन्वर्जन के लिहाज से इनकी सिचुएशन डिफरेंट है। तो मटेरियल के लिहाज से क्या है? 100%। तो इसका मतलब है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये मैंने वही वाला फार्मूला नहीं लगा दिया, इन प्रोसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्लियर है? फॉर्मूला वही लगना है। अब ये कितने आ गए फिर? 3000। और यहां पे क्या आएगा? 3000 का 80%। तो ये कितने आ जाएंगे? 2400। और जब मैं इनको करूंगा तो ये आ जाएगा कितना जी? 15,000। और ये आ जाएगा 14,400। तो इस तरीके से दोनों कॉस्ट एलिमेंट के क्या आएंगे? इक्विवेलेंट यूनिट डिफरेंट आएंगे।
क्लियर है। और इसी लिहाज से चूंकि दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट डिफरेंट है तो मटेरियल एवरेज कॉस्ट डिफरेंट आएगी, कन्वर्जन एवरेज कॉस्ट डिफरेंट आएगी। क्लियर है। तो हम लोग जब अगले वाले लेक्चर्स के अंदर इनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें फिर आप लोगों को ये सारी चीजें एलैबोरेट करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। अभी हमारा फोकस किस पे है? इक्विवेलेंट यूनिट्स पे। अगर आप इक्विवेलेंट यूनिट की लॉजिक समझें और उसको लॉजिकली हल करना आ जाए तो समझ लें आपका सीपीआर का क्वेश्चन आसान है, आप ऐसे हल कर सकते हो जो मर्जी सिचुएशन आ जाए। सही है। और याद रखिएगा क्वेश्चंस को रट्टा मत लगाइएगा, इसमें इतनी वेरिएशंस हो सकती हैं, एक स्टेटमेंट चेंज करने से सवाल इंटायरली बदल जाता है। सही है। अच्छा जी, ये हमने एक सिनेरियो देखा है। सही है। अब मैं एक और सिनेरियो बनाने लगा हूं आपके सामने। मैं ये कहता हूं बिगिनिंग इन प्रोसेस थे 1000 यूनिट्स, स्टार्टेड हुए या ट्रांसफर इन हुए हमने कहा जी 15,000 यूनिट्स। टोटल कितने हो गए? कितने बेटे? 16,000 यूनिट्स। और इनमें से हमने कहा जी कंप्लीटेड हो गए, हमने कहा जी कंप्लीट हो गए 13,000 यूनिट्स। और इन प्रोसेस जो थे, अब इन प्रोसेस अगर मैं लिखता हूं तो ये अंडरस्टूड है क्या? एंडिंग इन प्रोसेस। क्लियर है। इन प्रोसेस थे वो कितने हैं जी? 3000 यूनिट्स। अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे? टोटल पहले लिख लोगे 16,000, उसमें से 13,000 को माइनस करोगे तो ये मिसिंग फिगर आपके पास मिल जाएगी। क्लियर है। या अगर आपको कंप्लीटेड नहीं दिए हुए लेकिन ये दिए होंगे फिर। क्लियर है। अगर आपको ये भी दिए हूं, ये भी दिए हूं और ये भी दिए हूं और इनमें फर्क हो तो बाकी यूनिट क्या है? लॉस्ट। मिसाल के तौर पे 13,000 दिए हुए हूं और यहाँ पे 2,000 दिए हूं और आपने 16,000 पूरे करने हैं तो 1,000 कहाँ गए? फिर लॉस हो गए। क्लियर होगी बात। तो ये अल्टीमेटली 16 ही रहने, इनको पूरा करना है हमने। सही है। अब मैं यहां पे सिचुएशन लिखने लगा हूं। नंबर 1, इन प्रोसेस at end of month are 70% complete। इसका मतलब क्या है कि जो 3,000 यूनिट हैं वो कितने कंप्लीट हैं और इनके इक्विवेलेंट यूनिट क्या है? 70% ऑफ 3,000 दैट इज 2,100 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी, विद रिस्पेक्ट टू लेबर भी, विद रिस्पेक्ट टू एफओएच। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की। लेकिन इसके साथ दूसरी इंफॉर्मेशन वो ये है, मटेरियल आर एडेड एट 50%, सॉरी इस तरह से लिख लें इसको, मटेरियल्स आर एडेड व्हेन यूनिट्स आर 50% कंप्लीट। ये स्टेटमेंट दी हुई है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये कितने परसेंट कंप्लीट हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेकिन ये स्टेटमेंट ये नहीं बता रही कि मटेरियल 50% लगा हुआ है। ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि मटेरियल कब ऐड किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब यूनिट क्या हो जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 100% कंप्लीट थे, इनका तो मसला ही कोई नहीं है, इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किनका है? 3,000 का। अब हम ये देखते हैं 3,000 कहां पे खड़े हैं, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं वो? 70% पे। कहां पे खड़े हैं? 70% पे। और मटेरियल कब ऐड होना है? तो इसका मतलब है क्या इन पे मटेरियल ऐड हो गया? नहीं 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 नहीं, यही तो समझाना चाह रहा हूं, यही मैं सोच रहा था कि आप गलती करोगे। नहीं, यही गलती करोगे। मैंने ये कहा 50% मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं मटेरियल की परसेंटेज नहीं है, ये टाइम बताया जा रहा है। इस टाइम पे
मीन 3000 यूनिट के ऊपर मटेरियल कब ऐड किया जाता है? ये सारे यूनिट्स के ऊपर इस प्रोसेस के अंदर मटेरियल कब ऐड किया जाता है? जब यूनिट कब होते हैं? 50% कंप्लीट होते हैं। ओवरऑल वो चूके हो गए हैं 70%। इसका मतलब है कि ये मटेरियल खा गए हैं। इन पे मटेरियल कब ऐड हुआ था? जब ये 50% पे पहुंचे थे। तो अब ये 50% के किस पे पहुंच गए हैं? 70%। इसका मतलब है इनके ऊपर मटेरियल लग गया हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल क्या है? 100%। समझ गए बात को? मटेरियल आपको घुमाएगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। मटेरियल क्या हो सकता है जी? एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल क्या हो सकता है? एट एंड ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल क्या हो सकता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस। समझ गए बात को? तो ये मैंने जो एग्जांपल आपको समझाई है, ये क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस एट 50% स्टेज। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 3000 यूनिट्स हैं, इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? 70%। सही है? इनके ऊपर कितना काम हो चुका हुआ है? 70%। लेकिन ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ मौजूद है कि मटेरियल जो है वो इस प्रोसेस में, इस डिपार्टमेंट में तब ऐड किया जाता है जब यूनिट्स आधे कंप्लीट हो जाते हैं। 50% जब उनकी कंप्लीशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उनके ऊपर मटेरियल ऐड करते हैं। तो ये जो 3000 यूनिट्स थे, ये कहां पे पहुंच गए हैं? 70% पे। इसका मतलब ये 50% स्टेज गुजर गए हैं, इसलिए इनके ऊपर मटेरियल क्या हो चुका हुआ है? ऐड हो चुका हुआ है। इज इट क्लियर? तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल फिर ये क्या है? 100% कंप्लीट है। लोग कहेंगे 50% कंप्लीट है। कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे? 50%। समझ गए हो? तो ये पॉइंट है, ये थोड़ी सी छोटी छोटी सी ये जो है ना वो होती है लॉजिक्स, इनको समझने की जरूरत है। और अगर मैं इनकी बात करता हूं तो यहां पे मैं इक्विवेलेंट यूनिट लिखता हूं, तो इक्विवेलेंट यूनिट के लिए कंप्लीटेड यूनिट कितने हैं बेटे? अच्छा, अब चूंकि मटेरियल की डिफरेंट आ गई, अब इसका मतलब क्या है? मटेरियल इज 100% एडेड। मटेरियल इज और कन्वर्जन इज 70%। अब दोनों डिफरेंट हो गई स्टेज ऑफ कंप्लीशन। जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो गई तो मैंने इक्विवेलेंट यूनिट भी अलग अलग कैलकुलेट करने। इज इट क्लियर? ओके, मटेरियल्स के लिहाज से कितने आ गए जी? 13000 ये आ गए, और उसमें मैं क्या करूंगा? 3000 का 100%। इज इट? इसका मतलब है ये कितना आ गया? और टोटल कितने आ गए? 16000। जब मैं एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालूंगा तो मैं डिवाइडिंग में क्या लिखूंगा? जो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? 16000। क्लियर है? ओके, और मैं यहाँ पे कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूं तो वो कितने हैं जी? 13000। और ये क्या आएगा जी? 3000 का 70%, तो कितना आ गया? 2100। तो ये आ जाएगी 15100 इसके लिहाज से। क्लियर है जी? समझ गए हैं? अच्छा, इसका थोड़ा सा एक और वेरिएशन लेके आते हैं इसी में। हम ये कहते हैं, एक मिनट तो दे देना यार, टॉपिक कंप्लीट कर लेने दे प्लीज। मटेरियल्स आर added at at end of process. Materials are added at end of process or work in process end of month is 50% completed. वर्क इन प्रोसेस जो एंड पे जो यूनिट्स हैं वो कितने कंप्लीट हैं? 50%। लेकिन मटेरियल के लिहाज से क्या है? मटेरियल एंड ऑफ द प्रोसेस ऐड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल कब ऐड होगा? जब वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तो ये 50% पे खड़े हैं, इसका मतलब है इनके ऊपर मटेरियल ऐड नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो फिर मटेरियल की क्या है स्टेज ऑफ कंप्लीशन? 0%। क्या है? 0%। तो इसलिए मैं यहां पे जब एंड ऑफ द प्रोसेस आती है बात, तो हम कहेंगे मटेरियल इज 0%।
मटेरियल क्या है 0%। अगर मैं यही वाली बात करता हूं, बिगनिंग यूनिट्स वो है जी 1000, स्टार्टेड यूनिट्स या इन पुट इन प्रोसेस जो है वो कितने हैं 15,000, टोटल कितने आ गए 16,000, और कंप्लीटेड कितने हो गए 13,000, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना आ गया 3,000 का, और ये बराबर 16,000 कंप्लीट हो गए। और ये जो 3,000 है इसके लिहाज से आएगा मटेरियल के लिहाज से, और फिर कन्वर्जन के लिहाज से। तो मटेरियल के लिहाज से मैं क्या कहता हूं 13,000, और यहां पे क्या होगा जी 3,000 का 0%। सही है, तो क्या आ जाएगा 3,000 का 0%, 0, और यहां पे क्या आ जाएगा जी 13,000, और ये आ जाएगा जी 3,000 का 50%, तो कितना आ जाएगा 1,500। तो इस लिहाज से ये आ जाएगा जी 14,500, और ये आ जाएगा कितना 13,000। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब मटेरियल एडेड एट एंड ऑफ द प्रोसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे आप जरा गौर करें कि हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने मटेरियल के लिहाज से दी नहीं। सही है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई होती है उसी को मटेरियल पे भी अप्लाई कर देते हैं। याद रखें, अगर मटेरियल के मतलब स्टेटमेंट डिफरेंट दी हुई हो तो पहले उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन असेस करें। अगर, और सिंपल सा रूल है, स्टार्ट पे हो तो 100%, एंड पे हो तो 0%, और अगर दरमियान में हो तो देखो कि वो जो करंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन के आगे है कि पीछे है। अगर आगे होगी तो 0 पर, आगे होगी तो 100%, और अगर पीछे होगी तो 0%। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं मटीरियल्स आर एडेड एट 80% स्टेज, किस पे, और इस वक्त जो स्टेज है वो क्या है, तो अभी तो ये 80% पे पहुंचे ही नहीं है, तो फिर इनके ऊपर मटेरियल भी क्या लगेगा 0। तो सेम कैलकुलेशन हो जाएगी जो यहाँ पे की है मैंने। क्लियर है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो किस स्टेज पे यूनिट्स खड़े हैं और मटेरियल की पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। उसके लिहाज से आप फैसला करोगे कि मटेरियल की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो क्या आती है, या 0 आएगी या 100% आएगी। और अगर ये नहीं मेंशन किया हुआ तो फिर आप लोगों को क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जो है वो उसी परसेंटेज से साथ मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि बाकी कन्वर्जन कॉस्ट की भी दी हुई होगी। वो भी 100% होगा, फिर तो हो ही कंप्लीट गए ना, ये तो सारे के सारे ही कंप्लीट हो गए। तो ये नॉर्मली एंडिंग इन्वेंट्री 100% कन्वर्जन के लिहाज से नहीं होती, कुछ ना कुछ काम रहता होगा तो तभी वो वहां पे पड़े हुए हैं ना, इसलिए वहां पे 100% नहीं होते। होप सो जी आप लोग जब इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आप लोग जो है वो इसको मजीद क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।